नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आज विश्व प्रेस दिवस है। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सभी पत्रकारों को बधाई दी है। इस मौके पर इंडिया न्यूज राजस्थान के वरिष्ठ संवाददाता अरविंद पालावत ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से खास बातचीत की और उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में विधानसभा बहुत हाईटेक होगा। इसके साथ ही लोकतंत्र को लेकर चल रही चुनावी बयानबाजी पर भी उन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी। वासुदेव देवनानी जी इस वक्त हमारे साथ हैं और आज उनसे कई अहम मुद्दों पर बात करेंगे। संवैधानिक मुद्दों से लेकर लोकतंत्र की जहां देश में बात हो रही है, लोकसभा के चुनाव नजदीक हैं और चरण अलग अलग चल रहे हैं लोकसभा के। उस बीच में किस तरह से राजस्थान और देश के जो चुनाव है वो चल रहे हैं, साथ ही संवैधानिक संस्थाएं किस तरह से काम कर रही है, सबसे पहले बात करेंगे लेकिन राजस्थान विधानसभा की। सर, राजस्थान विधानसभा में आप अध्यक्ष बने, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, जब जब आप जहां जिस पद पर रहे, इस सदन में लंबा समय आपने गुजारा, आज इसके मॉनिटर आप बन चुके हैं, तो किस तरह से सदन को आप देखते हैं? क्योंकि सत्ता पक्ष चाहता है कि उनको ज्यादा प्रोटेक्ट करें, विपक्ष चाहता है कि हमें संरक्षण मिले, लेकिन उसके अलग जनता है जो भी आपकी तरफ देखती है। तो इन तीनों के बीच में आप खुद को यानी विधानसभा अध्यक्ष के पद को किस तरह से देखते हैं? किस तरह से लोगों के बीच में रह करके काम की जरूरत आप महसूस करते हैं? देश के संविधान में बहुत कार्यपालिका, विधायिका और दोनों पत्रिका, मीडिया, चारों स्तंभ की न्यायपालिका, चारों की वहाँ पे व्याख्या प्रॉपर ढंग से की हुई है। यदि चारों स्तंभ आपस में अपनी अपनी मर्यादाओं में काम करें तो किसी प्रकार की कोई बीच में अड़चन नहीं आती है। विधानसभा के अंदर भी विपक्ष हमेशा ये रहता है कि उसको जनता के मुद्दे उठाए। सत्ता पक्ष का काम है कि कानून भी बनाए, उसे इम्प्लीमेंट भी करवाए। तो इसलिए दोनों को अपनी बात कहने का विधानसभा जैसा मंच और कोई नहीं होता। मैं समझ यह मंच यदि सभी को अपनी बात कहने का अवसर दे और निष्पक्षता से समान अवसर मिले तो कहीं कोई विवाद होने की संभावनाएं नहीं होती। मुझे लगता है कि मेरे को दोनों का अनुभव है। मैं 10 साल विपक्ष में भी रहा और 10 साल मंत्री भी रहा और अभी 5वें बार में 5वां दायित्व मिला है। मैं समझता हूँ मुझे इस प्रकार की कोई कठिनाई अनुभव नहीं हो रही है। मुझे लगता है उल्टा इसको सुचारू रूप से संचालन के लिए सभी पक्षों का सहयोग लेते हुए एक लोकतांत्रिक पद्धति को मजबूत करने में कहीं ना कहीं मेरा भी एक रोल होगा, जो निश्चित रूप से एक मेरे लिए सम्मानजनक है, मेरे लिए सुविधाजनक है। पहली बार विधानसभा के इतिहास में हमने देखा जब आपने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस तरह की बैठक संभवतः है पूरे देश की यदि हम बात करें तो वहां पर भी बहुत ही कम नज़ारे हैं वो देखने को मिले। किस तरह से सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों को साथ लेकर के और आगे आप काम करेंगे? क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि विधानसभा में जब भी किसी बिल पर बहस होनी होती है तो बहुत फौरी तरीके से ये कहा जा सकता है कि ऊपरी तरीके से उस पर बहस होती है, मूल निष्कर्ष जो है वो निकल करके आता नहीं है और उसके बीच में जो बिल पास है वो हो जाते हैं। लेकिन जो विपक्ष जो मजबूत बात कह रहा है, जो बात कर रहा है, उसमें सुधार की गुंजाइश कहाँ तक होनी चाहिए, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? इस प्रकार के कानून बनना, विधेयक पारित करवाना, यह दोनों पक्षों की जिम्मेदारी रहती है। सत्ता पक्ष अपना विधेयक लाता है और उसके बाद उससे बहस भी होती है। कई बार होता है कि बहस के समय दोनों पक्षों के विधायक की संख्या बहुत कम हो जाती है। इसलिए मेरा आग्रह रहेगा सभी विधायकों से सदन की कार्रवाई में पूरा समय सदन में बैठे, उसे भाग लें। उनका कोई मुद्दा है तो नियमानुसार और परंपरा अनुसार मुद्दा भी उठाएं, निश्चित रूप से अनुमति उसमें दूंगा। लेकिन सदन में सहभागिता बढ़े और रुचिकर बहस हो, इसके लिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। मैं अपेक्षा करूंगा कि सब लोग इसमें सहयोग करेंगे। इसलिए मैंने पहली बार राजस्थान विधानसभा के इतिहास में सर्वदलीय बैठक शायद मैंने पहली बार बुलाई। उसके परिणाम भी आए कि जो सदन का सत्र चला उससे मुझे सभी का सहयोग भी मिला और उस नाते 8 दिन का जो सत्र था ये ठीक पूर्वक संचालन हो पाया। हालांकि विषय तो कम था और विधेयक भी पिछली सरकारों में मैंने देखा है, एक पिछली सरकार के समय तो 9 विधेयक एक ही दिन में लगभग पारित हुए। तो मेरा प्रयास रहेगा चाहे सरकारी पक्ष हो कि एक दिन में साधारणतः एक विधेयक पे चर्चा हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो तो 2 विधेयक और बाकी सदन अधिक दिन चले
तो उसमें सारे विधेयकों पे खुलेआम चर्चा भी हो पाएगी और सदन में हम लोग उसको कंट्रीब्यूट भी एमएलए अच्छी तरह कर पाएगी। और माननीय विधायकों से भी ये आग्रह करूंगा कि वे सब इस विधेयक को पढ़ करके आए। कई बार अध्ययन की कमी के कारण फिर विधेयक के कंटेंट पे तो कम वस्तु विषय पे, लेकिन इधर उधर की बातें कई बार चर्चाओं में ज़्यादा आती है, तो वह न हो, उसके गुणा अवगुणों पे चर्चा हो। और सत्ता पक्ष से भी आग्रह करूंगा कि जो अच्छी बातें कोई विपक्ष कहे तो उस पर गौर फरमाना चाहिए। मुझे पार्लियामेंट का ध्यान है, जो शुरू की पार्लियामेंट थी जिसमें भले ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी के दल के 3 ही लोग थे, तब भी नेहरू जी के समय उनकी बात सुनी जाती थी। उसके बाद प्रकाशवीर शास्त्री, महावीर त्यागी, बहुत अच्छे अच्छे पार्लियामेंटरी हुए जो विपक्ष में रहते हुए भी, अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी बात गंभीरता से लोग लेते थे। तो सत्ता पक्ष भी ले और साथ में विपक्ष से भी आग्रह करूंगा कि गरिमामय भाषा में, गरिमामय तरीके से अपनी बात, विषय वस्तु जरूर रखें। देवनानी साहब, वैसे तो चूंकि आप संवैधानिक पद पर है, विधानसभा अध्यक्ष का पद बहुत बड़ा पद है, चुनावी बात मैं नहीं करना चाहूंगा, लेकिन लोकतंत्र की बात हो रही है इस चुनाव में। कहा जा रहा है कि लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया जा रहा है, आरक्षण को खत्म करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि आप संवैधानिक पद पर हैं। लेकिन ये विषय आपसे भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि संविधान की जब बात आती है तो वहां पर आपका भी स्पष्ट उल्लेख है। विधानसभा अध्यक्ष के क्या रोल हैं, विधानसभा के साथ ही लोकसभा, राज्यसभा, सभी की उसमें बातें निहित है। ये इस तरह की जो बातें आ रही हैं, जनता के बीच में एक जनप्रतिनिधि जब इस तरह की जब बातें करते हैं तो उनको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हमारा संविधान, जिसकी मूल प्रस्तावना से लेकर के और अंतिम भाग तक, जहां देश के एक एक व्यक्ति को अधिकार, कर्तव्य उसके निहित किए गए हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा संविधान विशेषज्ञों ने, बाबा साहब अम्बेडकर और बाकी लोगों ने बहुत ही मेहनत करके बनाया है और इस संविधान को दुनिया की कोई ताकत समाप्त नहीं कर सकती। न भारत का लोकतंत्र, विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसको कोई भी नहीं कर सकता। संविधान का जो मूल स्वरूप है उससे कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। बाकी समय अनुसार विभिन्न सरकारों ने समय समय पर उसमें संशोधन किए हैं। मुझे लगता है अब तक शायद लगभग 125 संशोधन विभिन्न सरकारों ने किए। उस समय तो रूलिंग पार्टी, जो आज विपक्षी पार्टी है, उस समय रूलिंग पार्टी भी रही। इसलिए संशोधन करना अलग विषय है, लेकिन उसके मूल स्वरूप के साथ छेड़छाड़ कोई भी नहीं कर सकता। जो हमारे अधिकार हैं, जो हमारे कर्तव्य हैं, उस सब में निश्चित रूप से श्रेष्ठतम संविधान हमारे स्वतंत्रता के नेताओं ने और संविधान निर्माताओं ने हमको दिया है। इसलिए यह जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि कोई भी सरकार इसको परिवर्तन करेगी, संविधान को समाप्त कर देगी या लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, यह बातें, भ्रम फैलाया जा रहा है। केवल कुछ राजनीतिक स्वार्थों के कारण कुछ लोग इस तरह की चर्चाएं कर रहे हैं, मैं समझता हूँ बेबुनियाद है। और चाहे रूलिंग पार्टी हो चाहे विपक्ष पार्टी हो, दोनों को मिलकर के इस संविधान को मजबूत करना और लोकतंत्र मजबूत करने में एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए। कि आज विश्व में भारत की प्रतिष्ठा लोकतंत्र के कारण है। मैं तो यदि कहूँ कि अमेरिका, ब्रिटेन से भी ज़्यादा मजबूत हमारा लोकतंत्र है तो शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज विश्व हमारी ओर देख रहा है, उसमें कम से कम देश को कहीं भी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिसमें भारत देश की गरिमा को हल्की सी भी ठेस लगे। वे सभी पक्षों को इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए ताकि लोकतंत्र हमारा मजबूत है। आज तक इतने चुनाव आए, मैं समझता हूँ कि सत्ता का हस्तांतरण भी आराम से यहाँ पे हुआ है। यानी इंदिरा गांधी स्वयं हार गई, बाद में उन्होंने इमरजेंसी लगाई, वो बातें करेंगे तो शायद राजनीतिक विषय भी आ जाएगा, लेकिन हार गई तो सत्ता निश्चित रूप से, जब चुनाव हुए, जनता पार्टी चुनाव जीती तो जनता पार्टी को सत्ता मिली। उसके 2.5 साल बाद पुनर्चुनाव हुए, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो सत्ता हुआ। और कई विधानसभाओं में भी इस तरह की बातें हुई। तो भारत में सुप्रीम कोर्ट भी है, भारत में संविधान के अनुरूप चलाने के लिए कहीं ना कहीं नियम बंधे हुए। इसलिए ये कहना उचित नहीं है। जो भी नेता, नेतृत्व विपक्ष का हो चाहे कोई और हो, इस तरह का जो कह रहे हैं वो निश्चित रूप से जनता को भ्रमित कर रहे हैं। बिल्कुल देवनानी साहब, कई बार हमने देखा है कि विधायिका और न्यायपालिका, इनके बीच भी टकराव की जो स्थितियां हैं वो आ जाती है। कार्य क्षेत्र को लेकर के कई बार जो बातचीत है वो यहाँ पर आती है। उसको लेकर आपका क्या मत है? आप किस तरह से उन चीज़ों को देखते हैं? दोनों की अपनी मर्यादाएं हैं। यदि कोई भी पक्ष अपनी सीमा का उल्लंघन न करे
तो कोई टकराव नहीं होगा। ये स्थिति तब बनती है जब कहीं ना कहीं मर्यादाओं का या सीमाओं का उल्लंघन होता है। कानून बनाना विधायिका का काम है और वह संविधान के अनुरूप है कि नहीं है, इसको मूल्यांकन करना, इस पर निर्णय कराना, ये न्यायपालिका का काम है। लेकिन जब न्यायपालिका एक कानून बनाना शुरू करेगी तो कठिनाई होंगी, या उस न्यायपालिका का काम विधायिका करेगी तो कठिन होगी। इसलिए दोनों को अपना कानून बनाना, जनहित में निर्वाचित होकर के आई है सरकार, तो निश्चित रूप से जब जनता ने जिस सरकार को चुना है तो उस सरकार को जनहित में कानून बनाने का भी पूरा अधिकार है। हाँ, कानून बेसिक स्वरूप जो संविधान का है, लोकतंत्र का, या उसका पालन होना चाहिए, उसकी समीक्षा करना न्यायपालिका का काम है। दोनों अपने अपने ढंग से चलेंगी तो यहाँ टकराव न्यूनतम होगा। वैसे भी भारत में बहुत कम टकराव है, कोई इक्का दुक्का मुद्दे विधानसभाओं में आए या कहीं लोकसभा में एक आध बार आया है तो उसको भी दोनों ने बैठ करके सही समय पर समाधान कर लिया है। मतलब ऐसा कभी जो विदेशों की कई बार सुनते हैं, मैं समझता हूँ कि उसमें तो इतना टकराव हो जाता है कि कई बार हमारे पड़ोसी देशों में तो स्थिति और भयंकर है। तो उस स्थिति भारत में नहीं है। एक दूसरे को कई बार थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी हो सकता है या किसी मुद्दे पे थोड़ा मत भिन्नता भी हो सकती है, लेकिन दोनों को बैठ करके अपनी अपनी सीमाओं में काम करेंगे तो ये भारत के लोकतंत्र के लिए श्रेष्ठतम साबित होगा। देवनानी साहब, एक और मेरा सवाल, क्योंकि आप विधायक से चुन करके और विधानसभा अध्यक्ष तक पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी चाहती होगी, पार्टी के जो सदस्य चाहते होंगे कि उनको रिलीफ जो है वो ज्यादा मिले, विपक्ष चाहता है कि उनको संरक्षण ज्यादा मिले। इस बीच में एक विधानसभा अध्यक्ष के लिए कितना कठिन समय ये रहता होगा कि एक तरफ वो लोग हैं जो आपके साथ हमेशा उठे बैठे हैं, दूसरी तरफ आपके विपक्ष के जो लोग हैं वो उनका संरक्षण मांगना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप ही सुप्रीम अथॉरिटी हैं यहाँ की। तो उस बीच में एक विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी किस तरह से अपने आप को रखते हैं उस स्थिति में? राजस्थान विधानसभा की गरिमा बहुत ही ऊंची रही है। इसके कुछ नियम हैं, इसके कुछ मर्यादाएं हैं, इसकी कुछ परंपराएं हैं। यदि उनको ध्यान में रखेंगे तो फिर ये कठिनाइयाँ न्यूनतम हो जाएंगी। निश्चित रूप से विपक्ष अपनी बात रखेगा, सत्ता पक्ष अपनी बात रखेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक परीक्षक होता है, वह परीक्षक, उसके सामने कॉपी आती है। मैं समझता हूँ चाहे उसके लड़के की भी कॉपी आ जाए, यदि वो उसमें लिखे हुए के आधार पर नंबर देगा तो कहीं पक्षपात नहीं होगा। और पक्षपात करने वाले बिना संबंधों के तो भी दूसरों का करते हैं। ये व्यक्ति से व्यक्ति पर निर्भर करता है। लेकिन राजस्थान की विधानसभा के समय समय पर ऐसे गरिमा में अध्यक्ष रहे हैं जिन्होंने इन मर्यादाओं को निभाया है, और मैं भी उसको निभाने का पूरा प्रयत्न करूँगा, चाहे दल के होंगे। लेकिन विधानसभा के अंदर उन परंपराओं, नियमों के तहत आप यदि व्यवहार करोगे, अवसर दोगे, और तो निश्चित कोई कठिनाई नहीं होगी। क्योंकि जैसे विधेयक है उसको पारित का समय देना है, तो हर दल के संख्या जितनी है उसके प्रोपोर्शनेट अपन टाइम देते हैं, तो उसके अनुसार प्रोपोर्शनेट टाइम देना, उतने घंटे उनके उतने घंटे उनके अनुसार बात करो। फिर भी कई बार रिलैक्स दोनों पक्षों के लिए, कोई इसको हम 10 मिनट देते हैं, कोई 12 मिनट बोल लेता है तो अनुमति देते ही हैं। मुद्दे कई बार होते हैं कि भाई जो जनहित के हैं वो उठाना चाहता है कोई विपक्ष का, तो यदि नियमों के अंतर्गत आएगा तो उठाने देना चाहिए, उसको यदि आप नहीं उठाने दोगे तो कठिनाई होगी। सरकार को भी अधिकतर जो मुद्दे उठते हैं उस पर कहीं ना कहीं सिस्टम के अनुसार उनके जवाब देने का भी करना चाहिए। जैसे प्रश्न है, अब प्रश्न आते हैं तो उसको उत्तर दिलाना मेरा काम है, उत्तर मिलते हैं। और इसी प्रकार इसमें सरकारी मशीनरी का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। जैसे मैं अभी अनुभव कर रहा हूँ कि कई बार कई प्रश्नों के उत्तर वर्षों तक नहीं आते हैं। जैसे पिछली विधानसभा के जो हमारे माननीय अध्यक्ष सीपी जोशी थे, 5000 सवालों के जवाब आज तक नहीं आए। तो बार बार हम भी कोशिश कर रहे हैं इसको किस तरह से किया जाए। इसके लिए मैंने यहाँ के मुख्य सचिव से भी बात की है, और ये इलेक्शन ख़त्म हो जाए तो सारे जो हमारे ACS हैं इनको बुला करके बात करेंगे, ताकि विधायक को यदि अपने उठाए के प्रश्न का उत्तर आ जाता है तो वह भी संतुष्ट रहता है। उसका मुद्दे का यदि समाधान नहीं होता तो फिर वो दाएं बाएं चलता है। तो जितने प्रश्न भी हमारा जो अभी सत्र हुआ नई विधानसभा 16वीं का, उसमें लगभग 2000 प्रश्न आए, लगभग 800 प्रश्नों के उत्तर हैं, अभी 1200 बाकी हैं। उसके लिए हमारे सेक्रेटरी साहब भी प्रयत्नशील हैं, मैं भी कर रहा हूँ। वो लगता है कि हम यदि मशीनरी, सरकारी मशीनरी भी इसमें कॉपरेट करने लग जाए और हम लोग भी करें
तो निश्चित रूप से प्रश्नों के उत्तर भी आएंगे, ध्यान आकर्षण लगाते हैं उसके भी उत्तर मिलेंगे, याचिकाएं उसका भी उत्तर मिलेंगे, 295 उसका भी जवाब जाएगा। तो मैं समझता हूँ उसमें जनता के हित अधिक होगा। हम सब जनता के हित के लिए विधानसभा में आए। यदि ये हमारे मस्तिष्क में इशू रहेगा, रजिस्टर रहेगा, तो फिर कठिनाइयाँ न्यूनतम होती जाएगी। बाकी हमेशा समय समय पर मुद्दे उठेंगे, उसका मिलकर के समाधान भी करेंगे। जैसे मैंने कहा, सारे दलों को विश्वास में लेकर के चलना, इनकी सहभागिता बढ़ाना, और उसमें भी बाधा कई बार आता है कि सदन कम दिनों चलता है, इसलिए भी लोगों के मुद्दे मन के मन में रह जाते हैं। यदि सदन अधिक दिनों तक चलाएंगे तो उसमें का भी निश्चित रूप से सबको अपनी बात रखने का अधिकतर अवसर मिलेगा। देवनानी साहब, प्रश्नों की यहाँ पर बात हो रही है। हमने अक्सर देखा है कि सत्रावसान है वो नहीं होता है, उसके कारण विधायक के सवाल है वो लिमिटेड है। हालांकि आपने एक अच्छा प्रयोग किया और आते ही आपने जो सत्रावसान है वो किया, तो सत्रावसान होना कितना जरूरी आप समझते हैं? सही, जैसे विधानसभा खत्म हो उसके एक सप्ताह के अंदर सत्रावसान होना चाहिए, ताकि विधायक अपना अंतर सत्रीय प्रश्न भी उठा सकें, कोई और मुद्दे भी उठा सकें। नहीं तो सत्रावसान न करना, ये शायद पिछली बार की सरकार में एक समय, लंबे समय तक, साल भर तक सत्रावसान नहीं हुआ। साधारणतया 15 दिन, महीने भर में होता रहा है। नहीं, पिछली सरकार के जो विभिन्न दल हैं उनके अपने आंतरिक झगड़े होंगे, मुसीबतें होंगी, विषय होंगे, उसके कारण से, बाकी राज्यपाल से कभी कोई कठिनाई हुई नहीं। ये शायद कुछ धारणाएं थी, मैं समझता धारणाएं अब नहीं रहेंगी और हम सत्रावसान समय पर कराएंगे, जिससे विधायक अपने प्रश्न भी उठा सके। सत्र में अंतर सत्र तो एक हुआ, लेकिन उसका जब नया सत्र होता है, अब जैसे छोटा सत्र होगा तो 30, बड़ा सत्र होगा तो 100, लेकिन नहीं करोगे तो 100 एक बार पूछ लिए तो अगलों को अवसर ही नहीं मिलेंगे। अब जब प्रश्न नहीं पूछेंगे तो मुद्दे नहीं आएंगे, मुद्दे नहीं आएंगे तो अधिकारी भी जवाब दे नहीं होंगे। यानी प्रश्न पूछने में 3 उसके ऋण, अपनी कार्यपालिका को, अधिकारियों को जवाबदेह बनाना, उन मुद्दों पर सामने आना। और उसमें मेरे सामने अभी 2-3 मुद्दे और आए इन दिनों। जैसे सरकार कई बार आश्वासन दे देती है, हमारे आश्वासन समिति भी है, लेकिन उन आश्वासनों पे कभी नहीं, आश्वासन क्यों नहीं हुए, यदि इस आश्वासन समिति कठोरता से अपना रोल अदा करे तो सारे अधिकारी और सरकार कैटेगरी में आ सकती है। तो प्रश्न है, उस प्रश्न का संदर्भ, और वो भी हमारी कमेटियाँ, उसके लिए आवश्यक कमेटियाँ सक्रिय हों, एक्टिवली काम करें, और उसके जो विधायक, उसके मेंबर बनते हैं, वो पूरा समय वह सदन को दें, उस कमेटी को दें। तो मैं सोचता हूँ बाकी काफ़ी कुछ बातें हम हल कर सकते हैं। बिल्कुल, कई जो हल है वो यहाँ पर मिलेंगे आने वाले समय में भी। देवनानी साहब, 2-3 मेरे और छोटे छोटे सवाल है, क्योंकि जनता भी जानना चाहेंगी। विधानसभा में आप हैं और राजस्थान विधानसभा आने वाले समय में ऐसे क्या कुछ काम करने वाली हैं जो कि एक नवाचार, या ये कहा जा सकता है एक कीर्तिमान है, वो स्थापित करेगी? क्या कुछ विजन आपका विधानसभा को लेकर अब रहेगा? जैसा मैंने कहा कि सुव्यवस्थित चले, अधिक समय चले और सार्थक रूप में बहस हो, इसका तो प्रयास होंगे ही। साथ में यहाँ जो हमारा विधानसभा है, इसकी सामाजिक सरोकारों से भी जुड़े, इसलिए कुछ विषय, चाहे वो बाल दिवस का हो, चाहे महिला दिवस हो, ऐसे कुछ 12 महीने, मैं समझता हूँ 1 महीने में कोई एक कार्यक्रम विधानसभा ज़रूर जनता के साथ जुड़ करके करेगी, तो विधानसभा की गरिमा और बढ़ेगी। फिर हमारे यहाँ एक म्यूज़ियम है, उस म्यूज़ियम वर्षों से बना पड़ा है, लेकिन उसमें आने जाने का क्रम, आज कई लोगों को तो पता ही नहीं कि हमारे म्यूज़ियम भी है। तो हमने उसके लिए पर्यटन विभाग से भी बात की है, शिक्षा विभाग के सचिवों से भी मैंने बैठक बुलाई है, उसकी बात की है। अब उसके बाद संख्या देखने वालों की बढ़ी है, हम उसको भी अपडेट करने जा रहे हैं। और एक विधानसभा जो इन दिनों चला है, टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े, तो पेपरलेस बने, इसके लिए हमने नीवा प्रोजेक्ट हमारा, उसका MOU भी हो चुका है, और उसके लिए 18 करोड़ की लागत से लगभग विधानसभा में प्रत्येक विधायक की सीट पर स्क्रीन होगा और कंप्यूटर टैबलेट होगी, जिससे प्रश्न भी उसी से पूछ सकेगा, उत्तर भी उसी पे आ जाएगा, जिसके कारण से समय की भी बचत होगी और चर्चा भी हो पाएगी। प्रारंभ में जो कोई कठिनाई होंगी उसके लिए उनके सहयोगी भी हम उनके साथ मदद करेंगे। लेकिन यह मैं समझता हूँ, पहले तो हमारा ध्यान था कि हम अगले सत्र से पहले करेंगे, लेकिन आचार संहिता और बाकी कोई व्यवहार कठिनाइयों के कारण मुझे लगता है कि हम इस 31 दिसंबर से पहले हम इसको पूरा कर लेंगे, जिसके कारण विधानसभा का स्वरूप ही बदल जाएगा
और उस हिसाब से हम हर चीज़ पेपरलेस यहाँ पे बन जाएगी, जो कि हमारे विधानसभा के लिए और आज के युग में आवश्यक भी है, उसको करेंगे। और हमने व्हाट्सएप चैनल भी शुरू किया है, जिसके अंतर्गत साप्ताहिक हमारा एक बुलेटिन भी सब व्हाट्सएप पे लोगों के पास जाए कि विधानसभा क्या काम कर रही है। और म्यूज़ियम में अधिक लोग देखने के लिए आएंगे, उसको अपडेट कर रहे हैं। धीरे धीरे आगे प्लान है कि हम कहीं ना कहीं इसको यहाँ का चैनल भी, डिजिटल चैनल का भी हम शुरू कर सकें, उसके लिए भी प्लानिंग बन रही है। मुझे इन सब में थोड़ा समय चाहिए, अभी तो हमें समय तो कुल मिला करके 1 महीना मिला है, आचार संहिता को छोड़ दें तो इसलिए समय निश्चित रूप से प्लान है कि हम इस विधानसभा का गौरव भी लौटे, नयापन भी आए। और साथ में यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब भी पिछले हमारे अध्यक्ष जी ने बड़ी रुचिपूर्वक इसको बनाया है, उसको भी फंक्शनिंग में लाना है। उसकी गवर्निंग काउंसिल की एक बैठक हो गई है, उसकी बैठक दूसरी करके मैं सोचता हूँ आगामी 1-2 महीने में इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब को भी हम शुरू करेंगे, जो एक विधानसभा के साथ जुड़ा हुआ जो हमारा अटैचमेंट है, यह भी हमारी गतिविधि को भी बढ़ाएगा और मदद भी करेगा और विधानसभा का नाम भी कमाएगा। इसको भी हम आगे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब को भी बढ़ा रहे हैं। सामने आवास हमारे बने हैं, ये पहली बार है कि इतने हमारे जो क्वार्टर फ्लैट्स हैं वो एक साथ तैयार हुए हैं और ऐसे आधुनिक तैयार हुए हैं कि जिसमें मैं समझता हूँ सब ने एक आनंद की और सारी व्यवस्थाएं उसमें, तो उसमें कुछ व्यवस्थाएं और जो चाहिए उसकी भी मैं समझता हूँ आगामी महीने भर में वहाँ के रहवासियों को अस्पताल की सुविधाएं मिल जाएं, वहाँ उनके डेली जो नित्य प्रति आवश्यक चीज़ें हैं वो उनको वहीं उपलब्ध हो जाएं। साथ में कुछ चीज़ें जो नित्य प्रति की आवश्यकताएं करें, तो हम सोचते हैं कि ये विधायकों के लिए एक अपने आवासीय व्यवस्थाएं भी सारी सुविधाओं से युक्त बन जाए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब उनके अलग एक्टिविटीज़ के लिए एक अच्छा बन जाए, हमारा म्यूज़ियम अच्छा बने और इसका सारा श्रेय आगे जनता के साथ हम जुड़ें, इस प्रकार का हमारा प्रयास हम सोच रहे हैं। मतलब ये कहा जा सकता है कि विधानसभा में आने वाले समय में कई जो नवाचार है वो यहाँ पर होंगे। सबसे आखिर सवाल सर आपसे लूँगा जाते जाते, हालांकि बात हमारी हुई थी लोकतंत्र पर, चुनाव का समय चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति होगी, लेकिन उसके इतर लोग किस तरह से सावधान रहें ये मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि लोकतंत्र को लेकर जो बड़ी बातें हो रही हैं उन बातों के बीच में एक आम नागरिक को क्या आप कहना चाहेंगे लोकतंत्र के नाते? सबसे पहले तो आग्रह करना चाहूँगा कि अपना मतदान पूरा करें, 100% मतदान हो और हर व्यक्ति अपना मतदान करने के लिए जाए। अभी की जानकारी आई है कहीं 45% है, कहीं 50% है, अधिकतम एक आध लोकसभा को छोड़ दें जहाँ पे कोई 70% के आसपास गया है। तो इसमें कहीं ना कहीं सरकारों को भी सोचना चाहिए और सारी विधानसभा लोकसभा को भी सोचना चाहिए कि हम इसका प्रतिशत कैसे बढ़ाएं। केवल उन दोनों रैलियां निकालना बच्चों की, उससे कोई परिणाम में फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। हालांकि पार्टी के कार्यकर्ता भी, दोनों पार्टियों के सब लोग उसमें काम करते हैं, लेकिन इसको व्यवहार तक लाने के लिए क्या कुछ कानूनन इसको कुछ संशोधन किए जाएं क्या? जो वोट देने नहीं जाएगा उसको अमुक कुछ उसकी जो काम उनकी सुविधाएं मिलने वाली हैं, क्या उस पर कुछ अंकुश लगाया जा सकता है? क्या इस पर विचार और बहस करनी चाहिए ताकि मतदान का प्रतिशत बढ़े, हर मतदाता का अपनी सहभागिता हो। तो एक तो उससे लोकतंत्र मजबूत होगा। दूसरा, हमारे मीडिया को भी मेरा आग्रह रहेगा कि विज्ञापनों के आधार पर नहीं, एक में लोगों को सच्चाई भी उनके सामने जाए, प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सत्य बात दिखाना, दोनों पक्ष दिखाना, उससे व्यक्ति की इमेज बनेगी। और मतदाताओं से भी अपेक्षा करूँगा, सारे दलों के बारे में अब घोषणा पत्र दोनों प्रकाशित करते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा अभी तक आंकलन है कि हम उस चुनाव घोषणा पत्र को बहुत ही कम लोग उसको पढ़ पाते हैं या उसके आधार पर अपना मत देते हैं। तो धीरे धीरे हमको कुछ जाति से, कुछ बाकी बातों से ऊंचा उठ करके हमको अपना मत का देश हित में, समाज हित में, जनहित में मतदान देना चाहिए, ताकि कौन ऐसा दल या व्यक्ति है जो इस देश को विश्व में एक अच्छी शक्ति के रूप में खड़ा कर सकता है, विश्व गुरु की ओर ले जा सकता है या विश्व में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ा सकता है। हम आंतरिक मामले चर्चा करें, बाकी देशों को पढ़ता हूँ, बाहर अंदर देश की कोई आपसी बात विदेश में जाकर के न कहे, न उससे देश की प्रतिष्ठा। अंदर आप जितने भी बातें बहस करनी है ज़रूर करें, ऐसी कोई बात किसी से भी
मुख से न निकले या कार्य से न निकले, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जिससे देश के हितों को आँच आती हो, ऐसा कोई भी न करेगा तो निश्चित रूप से लोकतंत्र भी अच्छा चलेगा और लोगों की समस्याओं का भी समाधान होगा और संविधान भी अपने सबकी श्रद्धा बनी रहेगी और हम सब मिलकर के इस देश को ऊंचाई पर ले जा सकेंगे। जी बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी, जिन्होंने हर एक मुद्दे पर अपनी बात रखी, चाहे वह लोकतंत्र का मुद्दा हो, चाहे वह संविधान का मुद्दा हो या राजस्थान विधानसभा और जनता से जुड़े तमाम उन मुद्दों को लेकर अपनी बेबाकी से बात भी रखी है। बहरहाल अब देखना होगा राजस्थान विधानसभा में किस तरह से नए बड़े परिवर्तन है वो यहां पर देखने को मिलेंगे। साथ ही देवनानी जी ने जिस तरह से अपील की है कि सभी लोग मतदान अवश्य करें, मतदान प्रतिशत जरूर बढ़ाएं ताकि हमारा लोकतंत्र, हमारा संविधान और ज्यादा मजबूत हो। कैमरा पर्सन मनोज शर्मा के साथ अरविंद पालावत, इंडिया न्यूज, जयपुर। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी इस वक्त हमारे साथ हैं और आज उनसे संवैधानिक मुद्दों से लेकर लोकतंत्र की जहां देश में बात हो रही है, लोकसभा के चुनाव में और